A very good afternoon, everyone. Hope all of you are being fine and doing well. Okay. Yes, guys. So here are some questions posted over Telegram. Okay. Right. Yes, Dhananjay. Right. So let's start with these question first, and then we will talk about the environmental issue chapter. Right. The very first, if mean and median pertaining to a certain character of a population are of same value, the following is more likely to occur. A normal distribution, beta. A normal distribution मीन और मीडियम सेम है तो हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं दैट्स इट इज गोइंग इन द कंप्लीट आपका स्टेबलाइजिंग ग्रोथ को शो कर रहा है राइट और 47th में आइसोलेशन में ही आपको सिर्फ ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट मैंने उस टाइम भी बोला था क्लास में यू जस्ट हैव टू जस्ट रिकैप दिस एक बार इसको रिवाइज करके रखो कि हाँ ये होता है अदरवाइज अब ये पार्ट है नहीं सिलेबस में इट्स बीइंग डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस जहाँ एंगल्स वगैरह का है सेम एज दिस क्वेश्चन ऑल्सो 72 right soil के type soil के characteristics are not now in the syllabus right so just have a recap of them right find here yes complete है बच्चे यहाँ तक yes and some other doubts are here by Ankur as well right so let me have the question first of all right so first question is first step in the biogas production is carried out by first step कौन carry out करता है हमारे पास right so first step is going to be carry out with the help of right कौन से bacteria होंगे carry out करेंगे obligate aerobe decomposers methanogens and parasite decomposers राइट डिकम्पोजर्स विल डू इट दे विल डिकम्पोज ना फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूबलाइजेशन का प्रोसेस होगा ना बेटा अगर सोल्यूबलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो सबसे पहले कौन करेंगे हमारे पर डिकम्पोजर्स एंड द फैकल्टेटिव राइट ऑर्गेनिजम्स फॉलो करेंगे राइट उसी के बाद आपका फाइंड द मिसमैच्ड पेयर आपको फाइंड करना है इसके अंदर राइट वी विल से मिसमैच ड्रैगन फ्लाई बायो कंट्रोल एजेंट ठीक है राइट उसी के बाद ऑसिलेटोरिया इंक्रीज एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज करता है बेटा राइट डिक्रीज एल्काइल नेचर एल्कलाइन नेचर को डिक्रीज करता है बेसिकली राइट और एनरोबिक स्लाइड डाइजेस्टर बायोगैस ठीक है वैम इज अ बायो फर्टिलाइजर ठीक है राइट तो ऑसिलेटोरिया वाला आपका गलत हो गया कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाइज इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाइज इन मिनिमाइजिंग बायोपेस्टिसाइड मैक्सिमाइजिंग बायोपेस्टिसाइड right greater dependence on the new crops no right least use of the biofertilizer more use of the biofertilizer and using spray of bacillus thuringiensis for the pest control हाँ यही एक ऑप्शन है जो हमें लेना पड़ेगा using spray of bacillus thuringiensis for this फाइन अंकुर क्लियर है बच्चे राइट नाउ निमेटोडल डिसीज इन द प्लांट इसको कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव जो है हमारे पास एक्चुअली आपको बच्चे याद करने क्योंकि ये 2008 से पहले का है 2008 का ही क्वेश्चन है ये रेडी कंटेंट पहले आता था अभी इसकी कोई डिटेलिंग नहीं आती सिलेबस में तो जस्ट हैव अ रिकैप ऑफ दिस कॉकनियल इंसेक्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर ओपनशिया एंड ओपनशिया इज बीइंग द प्रिकली पियर कैक्टस राइट तो कैक्टस के लिए हो गया हमारे पास राइट गुड सॉइल इज बीइंग द वन विच इज हैविंग द मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना हाई होनी चाहिए ना लो होनी चाहिए राइट इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होते हैं दी ऑर्गेनिज्म जो सेम नीच को ऑक्यूपाई करेंगे लेकिन डिफरेंट हैबिटेट के अंदर राइट तो हमने कहा दे हैव द सिमिलर नीच ऑप्शन नंबर थर्ड देखो ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई सेम इकोलॉजिकल नीच इन डिफरेंट geographical locations right what is true about the isolated small tribal population there is no change in the population size as they have there's decline in population girl boys marry girl only from their tribe hereditary disease and restless okay isolated अगर अगर हम isolated small tribal population की बात करें जो isolate का मतलब किसी से और contact में नहीं है अगर हम उसको डिफाइन करते हैं राइट तो वहाँ हम क्या कहेंगे बेसिकली देयर इज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन राइट एज बॉय मैरी द गर्ल ओनली फ्रॉम देयर ट्राइब बिल्कुल ठीक है अगर बॉय अपनी उसी के ट्राइब के गर्ल से मैरी करेंगे बाहर से कोई माइग्रेशन होगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन क्या हो जाएगी हमारे पास धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगी तो वही एक कंसेप्ट होगा कि आइसोलेटेड का मतलब जिसमें बाहर से कोई इन्वॉल्वमेंट हो नहीं रही कोई इमिग्रेशन हो नहीं रहा है जिसकी वजह से इट विल फॉलो कि उसी के ट्राइब के जो बॉयज होंगे वो उसी के ट्राइब गर्ल्स को मैरी करेंगे यस बेटा राइट नेक्स्ट मीन एंड मीडियम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चे ये लैटिट्यूड वाला जस्ट फॉरगेट दैट राइट अदरवाइज जस्ट रिमेंबर इट एल्स कोई जरूरत नहीं है right then the two opposite forces operate in the growth and development of every population one is related with the ability to reproduce at the given time right तो अब हमने यहाँ पर क्या कहा है इसको कि one of them is ability to reproduce at a given rate sorry given rate the force opposite to it right अगर उसके opposite force देखना है तो environmental resistance नहीं इसका आंसर बताओ एक बार क्या दे रखा है yes dear 65th question का
Two opposite force मैम operate in सेकंड। the growth. Second, environmental resistance. राइट तो ये विल से यस। तो हमने कहा अगर हम हर एक पॉपुलेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट का देखते हैं तो हमने कहा एबिलिटी टू एक बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसके अपोजिट क्या होगा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के एनवायरमेंट ने कोई थ्रेट पोस्ट कर दी जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। थ्रेट कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इज एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया कोई क्वेश्चन? यस बच्चे है ना? Ma'am, please repeat my doubts. I was not able to connect with that data. बच्चा इसमें ये है आपका कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था मीन एंड मीडियन पर्टेनिंग टू अ सर्टेन कैरेक्टर, राइट, वो बेसिकली आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। वाई इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकॉज इट इज फॉलोइंग द कंप्लीट, राइट, कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हम इसमें फॉलो अप कर रहे हैं, राइट। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जहाँ पर एक्सपैंडिंग ग्रोथ नहीं है, डिक्लाइनिंग ग्रोथ नहीं, एकदम स्टेबलाइजिंग ग्रोथ है, राइट। और 47 और 72 यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट, राइट, एल्स उसमें कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, सिर्फ उसको बस ध्यान रखना है, राइट। और उसी के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रोथ कर्व। यस जैस्मिन, द ग्रोथ कर्व बैक्टीरियल पॉपुलेशन लैब इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। लैब में अगर आप प्लॉट कर रहे हो इन विट्रो में तो आप कैसे कर रहे हो, लैग फेज में ग्रो, लॉग फेज में ग्रो करा रहे हो, एक्सपेंशियल फेज में ग्रो कर रहे हो, राइट, बिकॉज उसके बाद जाके वो स्टेशनरी फेज में जाएगा और लैब के अंदर ग्रो कर रहे हो तो वहाँ पर सब न्यूट्रिएंट्स आपके अवेलेबल है, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट यू विल फॉर्म द ग्राफ टिल दैट पॉइंट, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज द जे शेप का। Fine, Jasmine, clear beta? Yeah. Now the next one, right? Which one of the following pair is mismatched? Right, Savania, acacia tree, pear epiphytes, tundra, permafrost, and coniferous evergreen. Right, pear, right, pear epiphytes. Epiphytes are found in the tropical rainforest. Right, epiphytes tropical rainforest में मिलते हैं. Right, not in the pear. Right, tropical rainforest मिलेंगे. Tropical rainforest is being the one complete central area. वहाँ पर नहीं होंगे. ठीक है, राइट। हाउ विल द पॉपुलेशन ऑफ अ ट्राइब डिक्रीज? पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइब, देखो सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है ना, पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब, वो कह रहा है कि वो डिक्रीज कैसे होगा, क्योंकि अगर वहीं के बॉयज गर्ल्स को मैरी करेंगे एंड कमिंग जनरेशन में अगर बॉय जो है हमारे पास रहे और गर्ल्स अगर कम हो गए तो ऑटोमेटिकली अगर बाहर से कोई माइग्रेशन है और इस तरीके से रिप्रोडक्शन प्रैक्टिस चल रहा है तो ऑब्वियसली हमारे पास डिक्लाइन तो है ही है ना पॉपुलेशन का, कि उतने ही मेंबर्स जो हैं अपने में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर से कोई मेंबर आ नहीं रहा। क्लियर हुआ पॉइंट, राइट। सो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। यस, एनी अदर डाउट टू एनीवन? हाँ जी, क्या है कन्फर्मर एंड रेगुलेटर, फिर से समझा दीजिए। ओके, कन्फर्मर एंड रेगुलेटर। कन्फर्मर और रेगुलेटर की अगर हम बात करते हैं तो कन्फर्मर हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच में बेसिकली हैव, राइट, जिनके पास सबसे मेन पॉइंट क्या है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट अप नहीं रख सकते, तो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक वैल्यू पे रखते हैं, राइट। एंड उसके बाद दे विल फॉलो दिस, कि उस वैल्यू के बाद दे विल फॉलो कि हाँ वहाँ पर आगे कंसंट्रेशन को, राइट, जो होते हैं हमारे पास चेंज करना शुरू करते हैं, राइट। सो दैट्स बेसिकली बीइंग द वन जो हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर, राइट, इन दिस प्रोसेस, राइट, कि जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द थर्मो रेगुलेशन, की मतलब इंटरनल की वैल्यू एक्स रख दी आपने, एक्सटर्नल आप कुछ भी क्यों ना करते रहो इंटरनल की वैल्यू एक्स ही रहेगी, तो दे आर कॉल्ड एज द रेगुलेटर्स। लेकिन जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बार बार चेंज करते रहेंगे एक्सटर्नल के अकॉर्डिंगली, राइट, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्फर्मर्स। समझ आया बेटा पॉइंट? मैम मैंने भी आपको डाउट्स भेजे थे। यस मैम, एक सेकेंड, एक ग्रुप पे भेज दो बेटा, जिसके डाउट से ग्रुप पे भेज दो, राइट, क्योंकि वो नीचे चले गए होंगे तभी मुझे दिख नहीं रहा। वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन इज मोर डाइवर्स इन ग्रासलैंड देन द डेजर्ट इकोसिस्टम, राइट। वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन ग्रासलैंड में होती नहीं क्योंकि ग्रासलैंड इज अ ट्रीलेस बायोम, राइट। तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रीलेस बायोम है ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में सिर्फ ग्रासेस है, यू कैन नॉट रिलेट इट इज हैविंग दैट। मैम आंसर ट्रू दे रखा है। आंसर ट्रू दे रखा है? नहीं नहीं, आंसर फॉल्स है बेटा इसका। वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन तो डेजर्ट में ज्यादा है ग्रासलैंड की बजाय। ट्रू दे रखा है, मैं अभी भी देखा। ऐसे कैसे ट्रू दे रखा है? आई विल चेक दैट, मैं चेक करके बताती हूँ, ठीक है। या नाउ दी अनदर क्वेश्चंस आर हियर। क्या हो गया धनंजय, क्या चाहिए इसके अंदर? रन करना है क्या? क्या ये टेबल? यस। हाँ, ही मैंने बताया तो था, बायोम वाला एक पीडीएफ आपसे शेयर किया था, इकोसिस्टम वाला, उसमें बायोम था लास्ट में,
मैंने कहा था याद करना है, मुझसे याद है अंकुर ने क्वेश्चन पूछे थे क्लास में, एंड आई सेड कि हाँ ये आप याद करोगे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे. एनीवन रिमेंबर अबाउट दैट पार्ट? जो मैंने कहा था आपको अच्छे से याद करना है, उससे रिलेटेड डाउट पूछने हैं, राइट. आई होप किसी का ने याद नहीं किया, इस वजह से डाउट भी नहीं आए हैं, राइट. अभी मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार को. नाउ नेक्स्ट वन, not used as a biopesticide. Right. Now see everyone, यही क्वेश्चन, ये वाला नहीं है बेटा. 39 में तो भाई मैंने अभी बोला, राइट, एज आस्क्ड बाय अनदर स्टूडेंट आल्सो, निमेटोड डिसीज अगर प्लांट के अंदर बतानी है तो बायो कंट्रोल एजेंट सिर्फ याद कर लो इसमें कौन सा है, राइट. एल से पहले आते थे स्पेसिफिक नेम, अब ये स्पेसिफिक नेम नहीं है सिलेबस में. एंड मॉडर्न डिटर्जेंट्स कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ, राइट. डिटर्जेंट्स में क्या होना चाहिए हमारे पास बेसिकली, राइट, लाइपेजेस होनी चाहिए, दैट इज एसिड कंसंट्रेशन होनी चाहिए, राइट. सो बेस्ड ऑन द एसिड कंसंट्रेशन वी नीड टू हैव द एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ एसिडोफिल्स. Next one, domestic sewage in the large city have high BOD as it contain both aerobic and anaerobic bacteria, right? Or processed by anaerobic and then aerobic and then by anaerobic is sewage plant. When treated in STP, don't really require the addition of sewage content है amount of sewage. देखो इसमें हमने क्या कहा यहाँ पर डोमेस्टिक सीवेज के बारे में, राइट. फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हैज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, बिल्कुल ठीक है, राइट. व्हेन इट विद एसटीपी दे डू नॉट रिक्वायर, दे रिक्वायर, राइट. एंड उसके बाद इट इज प्रोसेस्ड बाय द एरोबिक and then anaerobic bacteria in the second treatment anaerobic transplant, right. Obviously बात है, अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लेके चलते हैं तो उसके अंदर हम कहेंगे सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट एरोबिक और फिर उसके बाद anaerobic ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर. नहीं, एरोबिक बेसिकली नॉर्मल था, लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट बीइंग द वन जहाँ एरोबिक ही है आपका, राइट. तो ऑन दैट बेसिस हम इसमें बेसिकली आंसर फोर्थ ले लेंगे, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, हाँ बेटा सेकंड आंसर है किसका, इसका आंसर डोमेस्टिक सीवेज वाले का. यस मैम. High amount of suspended solid and dissolved salts and is processed by aerobic then anaerobic bacteria in secondary treatment. हाँ वो इसी ओके इसी वजह से दे रखा है क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लान्स के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के अंदर हम जो वो लेके चलते हैं ना, पहले एरोबिक से कराते हैं फिर फ्लश डाइजेस्टर का एनारोबिक से कराते हैं, राइट. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दैट एन आंसर, राइट. एंड मोर सस्पेंडेड की जगह मोर पार्टिकुलेट मैटर में जो हमने सेटलेबल पार्टिकल्स, सेटलेबल सॉलिड्स होना चाहिए था. अगर सस्पेंडेड सॉलिड होंगे तो फिल्ट्रेशन से और सेडिमेंटेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे. क्लियर, राइट. समझ आया बच्चे? yes. And the another one, which of the following is included in biopesticide? बताओ फटाफट से, which of the following is included in biopesticide? थर्ड एंड फोर्थ दोनों होना चाहिए क्योंकि दोनों ही सेम ऑप्शन है. दोनों सेम है ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, एक में ओनली लिखा हुआ है, ध्यान से. उससे फर्क पड़ जाएगा. हाँ बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. बायोपेस्टिसाइड में वायरसेस तो है ही, राइट. बैक्टीरिया भी है ही हमारे पास, राइट. फंजाई भी हम यूज करते हैं एंड प्रोटोजोआन्स को भी यूज करते हैं, राइट. दे आर बीइंग यूज फॉर द कंप्लीट बायोपेस्टिसाइड्स के अंदर, राइट. अब ओनली यहाँ पर गलत है बिकॉज पेस्ट इन्फेक्शन कैन ऑल्सो अकर बाय द प्लांट्स, प्लांट टू प्लांट भी होता है, राइट. दैट इज ऑल्सो बीइंग देयर, राइट, पॉलिनेशन के प्रोसेस के दौरान, जिसकी वजह से हम कहते हैं यहाँ पर, राइट, कि दे आर नॉट इंक्लूडेड इन बायोपेस्टिसाइड्स में इंक्लूडेड हैं, दैट इज बीइंग दी, राइट. फंजाई इज बीइंग देयर, राइट, जो इंक्लूडेड हमारे पास नहीं है. Yes, next one. Yes, which of the following is an important characteristic of biological community? Community का क्या हमारे पास character होगा? Stratification. Community में बहुत सारा कैंसर. बेटा इसमें क्या किसका stratification का? Vertical arrangement. कैनपी में जो हम अरेंजमेंट करते हैं, हाई कैनपी फिर मीडियम कैनपी फिर लो कैनपी, राइट. जो ग्रीन वाला पार्ट है उसका बल्कि पार्ट है, उसके बेसिस पे आप अगर डिफरेंसेस निकालते हो तो यू विल टेक दैट एज द कंप्लीट, राइट. उसको आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा एज द मॉर्टलिटी, राइट. नेक्स्ट वन, उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल है वायरस का, कौन सा एग्जाम्पल है बायोपेस्टिसाइड में? एनपीवी वायरस, भूल गए? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है, राइट. एंड पेंसिल का कमर्शियल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेन एंड फ्लोर ने किया था, बिल्कुल ठीक है.
ओके, प्रोटोजोआन का कौन सा मेंबर है विच इज बीइंग वर्किंग एज अ बायोपेस्टिसाइड? राइट, प्रोटोजोआन का कौन सा मेंबर हम लेके चलेंगे? राइट, वी कैन टेक द प्रोटोजोआन मेंबर्स, राइट, जहां पर हम बेसिकली प्रोटोजोआन्स के अंदर जो स्पेसिफिक कैटेगरी लेके चलते हैं वो जो नॉन पैरासिटिक प्रोटोजोआन्स है, because all protozoans are not parasitic, they are some free living also, right? So we will take that, उन particular protozoans को हम लेके चलते हैं. Fine, okay, right? और कुछ इसके अलावा? Done है? Completed with the doubts part? के फील्ड में हमें कौन सा वो मिलेगा बायोफर्टिलाइजर? कौन सा? कहाँ पर? सोयाबीन पर? प्रीवियस ईयर्स में. हाँ, राइट, के अंदर हमें जो राइट सोयाबीन इज गोइंग टू हैव दी अजोला के मेंबर्स भी मिलते हैं, राइट, और अदरवाइज हम उसके अंदर यूरिड्स की भी फॉर्मेशन कराते हैं. वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ यूरिड्स आल्सो. यूरिड सुना है किसी ने? 11th में पढ़ा है हमने. राइट, यूरिड्स इज बीइंग द वन जो एक्चुअली हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं in order to let the formation, right, of right nitrogen composition in the body. राइट, और कुछ? हाँ जी, बैक्टीरियोवायरस पेशेंट इज हाइपर व्हेन बेनिफिशियल टू एड टू इन ओवरऑल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और व्हेन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज ट्रीटेड. राइट, दोनों ठीक है बेटा, दोनों चीजें सेम है. वी सिंपली से बच्चे, हमने ये कहा बैक्टीरियोवायरसेस के बारे में, राइट, कि दे आर स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर एग्जैक्टली वेट राइट. देखो इसके अंदर हमने ये लिखा है यहाँ पर एड एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और व्हेन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज ट्रीटेड. इकोलॉजिकली क्योंकि बैक्टीरियोवायरसेस आर बीइंग स्पेसिफिक इन नेचर. एक अगर प्रॉपर्टी सबको याद हो तो एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोवायरसेस आर स्पीशीज स्पेसिफिक इन हैविंग अ राइट ब्रॉड स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम. कैसा स्पेक्ट्रम होता है इसका? नैरो स्पेक्ट्रम. नैरो, राइट, सॉरी ब्रॉड वाइड के नैरो और वाइड में तो नैरो स्पेक्ट्रम होता है. अगर नैरो स्पेक्ट्रम है तो किसी को कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को ही अटैक करेगा ना, राइट. तो आप इसको किसको रखो, किस एरिया में रखोगे? उस एरिया में जहां पर ये सेंसिटिव रहेगा या उस एरिया में जहां पर ये रेजिस्टेंट रहेगा? राइट, वी हैव टू प्लेस इट इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ना, उसी को ट्रीट करेंगे. राइट, तो इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वी आर गोइंग टू ट्रीट देम. अभी समझ आया मीनिंग? राइट, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जोन में लेके चलोगे, यू कैन नॉट मूव इट इन ऑल द स्पेसेस टुगेदर, राइट, दैट्स व्हाई यू विल टेक इट. गुड. Okay everyone, now we were talking about the environmental issues, right. इन पैकेज से कर रहे थे ना एनवायरमेंटल इशू, वहीं से कंटिन्यू करते हैं, राइट. अब बस मेरे को इसमें आपको यूट्रोफिकेशन, वाटर पोल्यूशन हम कर रहे थे, एयर पोल्यूशन हमने किया था, राइट. फटाफट से आप मुझे बताते चले जाओ, राइट. फॉर व्हाट पर्टिकुलर रिमूवल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर एम्प्लॉयड? yes, right. So if we will take electrostatic precipitator, right, किसके लिए हम यूज कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को? फटाफट से बताओ. पार्टिकुलेट मैटर या गैसेस पोल्यूटेंट्स के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड. Particulate matter. पार्टिकुलेट मैटर, राइट. वी विल यूज इट फॉर द पार्टिकुलेट मैटर. पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव अप करने के लिए वी आर गोइंग टू डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर व्हिच यूजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इफ यू वांट टू रिमूव द राइट SO2 कंपाउंड्स फ्रॉम द एयर, अगर SO2 को रिमूव करना है एयर में से, राइट, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स टू बी अवेलेबल? Scrubber. Very good, scrubber. Right, and why unleaded petrol is recommended for catalytic converter? Why unleaded petrol is recommended for catalytic converter? Less pollutant, ठीक है, ठीक है. उसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर में सबसे मेन 3 चीजें हैं. अच्छा, वो 3 चीजें कौन सी हैं? ठीक है, ठीक है. राइट, सो इट्स बीइंग द वन. देखो हमने कहा यहाँ पर हम कैटालिटिकल कन्वर्टर जब लेके चलते तो कैटालिटिकल कन्वर्टर में हमने क्या दिया? मेनली एंजाइम्स दिए ना, राइट. कौन कौन से हमने ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम्स दोगे या फिर आप क्या दोगे इसके अंदर? कैटलिस्ट दोगे, राइट. आपने हेवी मेटल्स वगैरह दे दिए, राइट, जो हमारे पास क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई भी उसके अंदर कोई डैमेज ना हो और हाइड्रोकार्बन्स का वहीं पर डिके हो जाए, राइट. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये,
राइट। Yeah. So we see over here catalytical converter, right? Especially have heavy metals. Heavy metals कौन से हैं हमारे पास? Right, heavy metals are पहले platinum, right? उसी के साथ साथ आपका है यहाँ platinum के बाद, right? Yes, we will say palladium and rhodium, right? ये हमारे पास तीन है, right? और उसी के साथ इनकी proper maintenance करने के लिए basically heavy metals के जो catalyst की तरह use कर रहे हैं, जो automobiles को finally convert कर रहे हैं, right? You need to, yes, बिल्कुल बिल्कुल, you need to basically कि हमें यहाँ पर एग्जॉस्ट में क्या लगाना पड़ेगा, कैटालिटिकल कन्वर्टर, ताकि अनबर्न हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाए, राइट, कार्बन एंड वाटर के अंदर, राइट, बिफोर द रिलीज ऑफ एनी पर्टिकुलर पोल्यूटेंट गैसेस, राइट। फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन। अच्छा, नॉइज के लिए हमने एक स्कीम पढ़ी थी, व्हाट वाज द स्कीम व्हिच वाज रेड फॉर द नॉइज in order to prevent the noise pollution? Green muffler. Yeah, very good. Green muffler. बिल्कुल ठीक। तो ग्रीन मफलर स्कीम इज बीइंग एम्प्लॉयड, राइट, टू अलाउ दैट कंप्लीट कि नॉइज पोल्यूशन को अवे कर सके, जहां पर हम हाई कैनोपी ले रहे हैं, लो कैनोपी ले रहे हैं, High. हाई, बिल्कुल हाई कैनोपी। ट्री कैनोपी का मतलब होता है बेटा ग्रीन वाला पार्ट, बल्कि पोर्शन, राइट, तो वो तो आप बड़ा वाला ले रहे हो ना सबसे, तो वी विल टेक इट एज द हाई कैनोपी स्ट्रक्चर, फाइन, राइट। अच्छा, उसी के साथ साथ आप आ जाते हैं इसी के बाद, राइट, मूविंग टू दी वाटर पोल्यूशन, राइट। अच्छा, वाटर पोल्यूशन जब हमने स्टार्ट किया था तो बेसिकली से कि यहाँ पर हमारे पास, राइट, वाटर पोल्यूशन में मेन डैमेज किसकी वजह से, डोमेस्टिक सीवेज की वजह से मेन डैमेज है यहाँ पर, राइट। और उसी के साथ साथ हमारे पास, राइट, मेन डैमेज डोमेस्टिक सीवेज हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, इनकी वजह से हमारे पास मेन डैमेज है, राइट। और उसी मेन डैमेज के लिए हमने यहाँ पर बीओडी और डीओ का कंसेप्ट पढ़ा था कि बीओडी एंड डीओ आर बीइंग द वन व्हिच आर प्लेइंग एन एसेंशियल रोल इन विद दिस, राइट, एक्टिविटी में प्ले कर रहे हैं, राइट। सो अब हमने यहाँ पर कहा जो इम्प्योरिटीज डोमेस्टिक सीवेज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस आते हैं वो बीओडी को बढ़ा देते हैं। लास्ट टाइम कितने वैल्यू लिखवाई थी, बीओडी इज ग्रेटर देन दी 8000, राइट। सो वी विल से यस, इसके हमने यहाँ पर डिफाइन किया, राइट, सो दैट द कंप्लीट, राइट, we will say the extinction of the pollutants can occur, right? So we define as the control of pollution, right, act, water prevention control of pollution act, जिसके बेसिस पे हमें पता चला कि हमारे पास किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इसी में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूट्रोफिकेशन से, and then we will go to continue with the complete, right, part for the water pollution, right, फिर soil pollution, and then okay, just a second everyone, एक second। Okay guys, now talking about the main process. Define as eutrophication. Eutrophication definition फटाफट से। Natural aging of tree. Natural aging of Lake. Right. So we have to say that eutrophication is natural aging of lake. Right. जब lake का हम कहते हैं aging हो रहा है, and उसी की वजह से उसके सारे के सारे internal part धीरे-धीरे damage हो रहे हैं. Right. That internal damage is being defined as the eutrophication, which is occurring naturally. Human can also go it. अगर human कहते हैं तो उसे हम cultured और accelerated eutrophication का नाम देते हैं. Right. Where we will say eutrophication happen where, right, it's being the process which is occurring in, राइट, हमारे पास पॉन्ड एरिया, लेक एरिया में हो रहा है, एंड उसी के साथ साथ उस एरिया में विच इज बीइंग रिच इन,
nitrate and फॉस्फेट कंपोनेंट्स, राइट। तो हमने कहा यूट्रोफिकेशन हमारे पास क्या है, नेचुरल एजिंग है बेटा, उस एरिया में जहां पर नाइट्रेट और फॉस्फेट कॉम्पोजिशन ज्यादा होगी, राइट। अब ये नाइट्रेट और फॉस्फेट आए कहां से, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, राइट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स अगर इतने ज्यादा ग्रो हो जाएंगे तो दे विल डिमांड द ग्रोथ ऑफ द जूप्लैंक्टॉन, जूप्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ आगे होगी और उसी के बेसिस पे हम कहेंगे, वॉइस इज नॉट कमिंग Ma'am, there was no audio. रिटर्न आ रहा था। Yes, ma'am. यस मैम। ये तो ओके, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मैंने बीच में देखा भी नहीं ना फोन। नाउ सी एवरीवन, यूट्रोफिकेशन में हमने क्या कहा, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की वजह से, राइट, नाइट्रेट और फॉस्फेट कंपाउंड्स में जो एनरिच वेस्ट था, जैसे उसका वाटर बॉडी में रिलीज होता है, वाटर बॉडी में नाइट्रेट और फॉस्फेट का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। विद द स्टार्ट ऑफ दैट एक्यूमुलेशन, सबसे पहले ओवर द टॉप सरफेस जो वाटर बॉडी, राइट, सपोज अगर ये हमारे पास वाटर बॉडी है तो इसके टॉप सरफेस पे, राइट, सबसे पहले ग्रोथ किसकी होती है, देयर इज बीइंग द ग्रोथ ऑफ द एल्गी, एल्गी की ग्रोथ होती है, राइट। और एल्गी क्या करता है, कंज्यूम करता है वहां पर न्यूट्रिएंट्स को, और कंज्यूम करके दे विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, और इतना अनलिमिटेड एक्सपैंड होता है उसके सरफेस पे, राइट, कि सच दैट इट विल कवर अप द कंप्लीट सरफेस, पूरे सरफेस को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, राइट। तो एल्गल ब्लूमिंग की वजह से हम क्या कहते हैं, इट विल फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कलर भी देता है, राइट, और उसी के साथ वाटर क्वालिटी को डिट्रोइटेट भी करता है। कैसे करता है वो ध्यान से देखना, राइट। तो हमने कहा बेसिकली इसने क्या कर लिया, राइट, इट कवर अप the complete water surface, पूरे वाटर सरफेस को कवर अप भी कर लिया, एंड कंज्यूम वाटर विद dissolved oxygen for its growth, ग्रोथ के लिए, राइट, उसने डिसॉल्व ऑक्सीजन को और वाटर को कंज्यूम भी कर लिया। अब वो कंज्यूम कर लिया तो मींस कवर अप करने के बाद वंस इट कंज्यूम द वाटर विद द डिसॉल्व ऑक्सीजन, राइट। तो अब मेरे को बताओ, क्या ऑक्सीजन की ड्रेनिंग हो रही है, इट लीड्स टू द oxygen draining out from the water body and excessive growth or excessive growth of algae on water surface, ये क्या करेंगे, reduce the light incidence
पोटेंशियल इन वाटर, वाटर के अंदर जिस रेट से लाइट जाएगी वो रेट क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया। तो हमने कहा वाटर बॉडी से ऑक्सीजन की ड्रेनिंग हो रही है, एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है एल्गी की वाटर सरफेस के ऊपर, लाइट इंसिडेंस पोटेंशियल जो है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से एक तरफ से तो आपने बच्चे ऑक्सीजन को ड्रेन कर लिया, राइट, तो इट विल लीड्स टू दी रिडक्शन इन डीओ। अगर डीओ में रिडक्शन हो गया, is it going to diminish the aquatic biota? Yes guys, aquatic biota diminish हो जाएगा, aquatic biota अच्छे से वहां नहीं हो पाएगा, aquatic biota तो finish एक तरीके से, right, तो diminish हो गया aquatic biota। और उसी के साथ साथ यहाँ पर next reduction in light incidence, लाइट इंसिडेंस भी कम हो गया इनटू वाटर बॉडी, जिसकी वजह से जो प्लांट ग्रोथ है वाटर बॉडी में वो कम होगी, ज्यादा होगी, कम। सो वी से रिड्यूस्ड प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ कम हो गई, राइट, प्लांट ग्रोथ और एक्वाटिक बायोटा। एंड इन दोनों की वजह से, both of these, do it lead to the secondary succession of water body, right, water body का क्या, वाटर बॉडी का सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा। सेकेंडरी सक्सेशन क्यों लिखा मैंने, एनीवन विद एन आंसर? Why have I written the secondary succession word? एंड फिर धीरे धीरे यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी बनेगी, फॉरेस्ट। हो गई नेचुरल एजिंग ऑफ लेक? Yes everyone, completed, right? So we say over here हमने यहाँ डिफाइन किया किस तरीके से, इफ यू ऑब्जर्व कि हमारे पास, क्या मैं ये कह सकती हूँ यूट्रोफिकेशन एक्चुअली लीड टू द सक्सेशन ऑफ द वाटर बॉडी? ट्रू और फॉल्स? यूट्रोफिकेशन एक्चुअली लीड्स टू सक्सेशन ऑफ वाटर बॉडी। यूट्रोफिकेशन की वजह से ही तो सक्सेशन हो रहा है, यही तो देखा ना हमने, राइट? यस, राइट, बिल्कुल ट्रू। तो हमने कहा यूट्रोफिकेशन विल लीड टू द सक्सेशन, राइट? तो ये हमारे पास हुआ ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द यूट्रोफिकेशन। This is how the process occur, natural aging of egg occur. But remember this one, beta, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट हैज टू बी हाई इनफ। नाइट्रेट और फॉस्फेट का कंटेंट अच्छा खासा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट एबल टू प्रिवेंट द यूट्रोफिकेशन, राइट? इसको प्रिवेंट करना मुश्किल टास्क, फाइन, राइट? अच्छा, अब ये यूट्रोफिकेशन जो नेचुरली चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल यूट्रोफिकेशन, जहां पर प्लांट वाटर बॉडी ऑलरेडी एक्सलेटेड और कल्चर्ड, क्या मीनिंग होगा इसका? increased or rapid rate of eutrophication
due to human activity or anthropogenic activities. बिल्कुल, due to anthropogenic effects. डन है यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से? Now, see, presence of large amount of nutrient also includes excessive growth of the phytoplanktons called algal bloom, which impart a different color to the water body. Algal bloom forming algae are extremely toxic to the human being and mammal. Right. Next, beautiful, massive, colored flower found on the appealing shaped, right, floating plants in the water body. और ये लाइन किसको डिफाइन कर रही है? एंड अगर सबको याद हो, it's talking about the water hyacinth. Water hyacinth was causing eutrophication. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया? And Econia crassipus become the invasive aquatic weed. Right, तो ये specifically यहाँ mention किया. अच्छा, which organism is defined as the right? किस organism को हम state करते हैं? Which is being stated as indicator of eutrophication. जल्दी. Indicator of eutrophication, Sagittaria. याद आ रहा है? Sagittaria. Sagittaria plant referred as right, जो यूट्रोफिकेशन को डिफाइन करेगा, जिसकी प्रेजेंस की वजह से. अच्छा, ये याद हो आपको? तो व्हेन वी टॉक अबाउट दी सक्सेशन, तो सक्सेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था, राइट, कि सक्सेशन का जो प्रोसेस है, राइट, उसमें हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर बेसिकली पाइनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जाते हैं. उसी टाइम पे वहीं पर बीच में एक हमारे पर ट्रांजिशन सोसाइटी दैट्स बीइंग देयर, right, for called as Sagittaria, which is going to be or referred to be an indicator of eutrophication. Right now, अब इसी के साथ साथ ये प्रोसेस के साथ साथ एक प्रोसेस और आता है which is called biological magnification. क्या होता है फटाफट से जरा एक्सप्लेन कर दो मुझे फटाफट. Biological magnification क्या हम कहेंगे? Concentration of toxic chemicals in Yes. higher level of organisms. Right, हमने कहा inclined concentration आप बढ़ा रहे हो of toxic units in water. वाटर में उसका बढ़ना leading to inclined accumulation in consecutive trophic level फूड चेन. यही होता है प्रोसेस. कंसेक्यूटिव लेवल के अंदर एक्यूमुलेशन होते चले जाना. राइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द बायोमैग्निफिकेशन. राइट, और ये स्पेसिफिकली हम किसके लिए पढ़ते हैं? डीटी. राइट, वो केमिकल्स जो एक्चुअली पॉइजनस है, जो एक्चुअली हार्मफुल है. राइट, आर प्रेजेंट इन द वेस्ट कैन कॉज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक्वाटिक फूड चेन, refers to increased concentration of toxicant at the successive trophic level. राइट, और ऐसा हम क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि लेट्स सपोज अगर फाइटोप्लैंक्टॉन्स है हमारे पास, राइट, सो अगर मैंने कहा यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर बीइंग देयर and phytoplanktons while feeding in water
कंज्यूम एक्स अमाउंट कंज्यूम किया, राइट तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बाद कौन आएंगे हमारे पास? ज़ूप्लैंक्टॉन्स, 2x हो गया, वैल्यू डबल हो गया, राइट और उसी के साथ साथ फिर अगर हम आगे डबल या मोर देन दैट कुछ भी हो सकते हैं, वी मूव टू स्मॉल फिश, हायर देन y से भी ज्यादा है, राइट तो हमने कहा स्मॉल फिश इज गोइंग टू बी देयर, राइट जो हमने कहा यहाँ पर, और आगे लार्ज फिश। अच्छा कौन सा पिरामिड हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं टू एक्सप्लेन दिस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? Which ecological pyramid is to be followed to explain this complete process को समझाने के लिए? जल्दी से कौन सा ecological pyramid है? Is it ecological pyramid of biomass? Biomass. Biomass बढ़ता ही है ना, समझ आया? क्लियर? अपराइट पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड है? Inverted. वेरी गुड। नाउ उसी के साथ साथ वी सेज, अब ये जो वैल्यूज गिवन है ना, इनका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट एक्सप्लेन इट, राइट तो वैल्यूज याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, राइट एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT दैट्स बीइंग देयर, जो बेसिकली बर्ड पॉपुलेशन को पूरी तरीके से डिक्लाइन कर देता है। Fine everyone, तो eutrophication and all thing being clear? Right? Okay guys. ये जो marsh plant given है ना, secretary only. So pollutant from the right human activity like effluent from the industries and homes can rapidly accelerate the process and define the accelerated eutrophication. Always remember guys, the prime contaminants are nitrate and phosphate, which act as a plant nutrient. Overstimulate the growth of algae, cause unsightly scum and unpleasant odor, and robbing the water of dissolved oxygen, vital to react. फाइन राइट तो ये बेसिक पॉइंट एनसीईआरटी के जो आपको अच्छे से ध्यान रखने। अब इसी के बाद राइट लास्ट में एक एफओएम स्टडी की थी, क्या थी एफओएम स्टडी? नाम बता दो जरा मुझे फटाफट से। रिमेंबर फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श, एफओएम राइट वी डिफाइन, राइट सो फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श, राइट जैसे हमने कहा यहाँ पर स्टडी जिसके अंदर क्या किया था हमने, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर प्लांट लगाया था, राइट ओवर टू द 6 हेक्टेयर ऑफ द मार्शी लैंड, राइट कोलैबोरेट किया था प्रोजेक्ट जिसके अंदर अपने कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग, क्लोरीन ट्रीटमेंट भी दिया, राइट और इसी सब डेंजरस पोल्यूटेंट्स को ट्रीट भी किया है यहाँ पर टू कंपेंसेट इन कंप्लीट आपका इनोवेटिव अप्रोच भी कराया, right, and develop at the series of the 6 marshes over 60 hectare of the land, right, and this is what we will say, right, इस तरीके से हमें पता चला कि अगर appropriate plants आपने algae, fungi, bacteria वगैरह सीड इन किए हैं, right, they will right neutralize and absorb and assimilate the pollutants very easily, right, clear हुआ? फिर हमने कहा marshes also
right, constitute a sanctuary which include with a high level of biodiversity in the fishes, right, now reside there, and the citizen group is called as a friend of our Kata Marsh, right, जिसे हम कहते हैं for upkeep and safeguarding this wonderful project, right. Ecosan toilets, क्या होते हैं ecosan toilets? जल्दी से, ecosanation तो डिस्कस किया था लास्ट टाइम. हाँ जी, इकोसान टॉयलेट्स की क्या एप्लीकेशन थी? ओके अच्छा, वन मोर थिंग बचा, एक चीज और, राइट. दिस कमिंग सैटरडे फ्रॉम 9 to 10:30 यू हैविंग एन एक्स्ट्रा क्लास. आई डोंट थिंक किसी का स्कूल होगा उस टाइम पे. यस गाइस, सैटरडे स्कूल्स हैं और यू आर फ्री? हैं स्कूल? ओके, सैटरडे स्कूल है आपके. अच्छा, कितने बजे तक है? टिल व्हाट? नॉट दिस सैटरडे प्लीज. अच्छा, नॉट दिस सैटरडे प्लीज. संडे को ले लीजिए, अगले इसी संडे. कोर्स खत्म करना है आपका मंडे तक मुझे. अभी ये चैप्टर के बस थोड़ा सा ही रह जाएगा, वही खत्म कर देना बस, और कुछ हाँ नहीं. मैम, ये आईटीएस के बाद ले लेना, वही 5 to 6. इस हाँ हाँ वरना मैम कल जू की क्लास ले लीजिए. मेरा ये स्लॉट ITS है ना? बिजी है ना उस टाइम पे. आपकी जू की कब होती है? फर्स्ट होती है, सेकंड होती है? सेकंड. सेकंड मेरी क्लास होती है ना, दैट्स व्हाई. जू की क्लास आपकी मैं ले नहीं सकती. जू की सर ले रहे हैं अभी? सर का सिलेबस खत्म हो चुका है? यस मैम, रिवीजन चल नहीं तो रहा है. रिवीजन चल रहा होगा. ओके, राइट. AITS also there on Sunday. Fine, AITS also there on Sunday. ठीक है, तो फिर अब ऐसा करो, मंडे का टाइम करो 2:30. मंडे Okay. स्लॉट 2:30. ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, राइट. Yes मैम. ओके 2:30. ओके फाइन. तो मंडे 2:30 देन वी आर हैविंग द क्लास, राइट. 2:30 से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बस हाफ एन आवर का और रह जाएगा आज की क्लास के बाद, राइट, जो कंप्लीट करके फिर आपके डाउट्स, अच्छा, और पैकेजेस सबके कंप्लीट हो जाए, राइट. जैसे ही खत्म होगा आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डाउट्स एंड द क्वेश्चन स्पेसिफिकली, राइट. तो वो पार्ट ध्यान रखना, ठीक है, राइट. ओके गाइस, नाउ अब उसी के बाद यहाँ पर इकोसान टॉयलेट इकोसानेशन के बाद विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज अ सॉइल पोल्यूशन, राइट. सॉइल पोल्यूशन लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, राइट. फटाफट से पैकेजेस भी खोल लो अपने साथ में, राइट. ओपन अप पैकेजेस, क्योंकि पैकेज में थोड़ा सॉर्टेड वे में अच्छे से दे रखा है ये चैप्टर, राइट. नाउ सॉइल पोल्यूशन की अगर बात करते हैं बच्चे, तो हमने कहा था सॉइल पोल्यूशन में कोई भी अनफेवरेबल ऑल्टरेशन होना सॉइल की प्रॉपर्टीज के अंदर, जिसकी वजह से, राइट, अगर सॉइल की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली मूव नहीं, एडिशन और रिमूवल है सब्सटेंसेस का, राइट, तो क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करेगा, किसकी? प्लांट्स की, राइट. और प्लस ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि उसमें जितने भी कंटामिनेंट्स होंगे वो ग्राउंड वाटर में भी सीप अप होंगे, राइट. सो ऑन दैट अकाउंट वी हैव टू से, राइट, कि अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन को भी प्रिवेंट करना है. तो सबसे पहले तो ये देखना है कि सॉइल पोल्यूशन होता कैसे है, राइट, हाउ इट एक्चुअली अकर्स, राइट. तो सॉइल पोल्यूशन हमारे पास बच्चे 3 तरीके से होता है, right. One is called as a positive soil pollution, another is called as a negative soil pollution, and third is called as a landscape or the third pollution, right. जिसे हम डिफाइन करते हैं, सॉइल पोल्यूशन कैटेगरी दे भी नहीं रखी है एनसीईआरटी ने, राइट, डिटेल में. सो इसी के लिए बेसिस पे अगर देखें यहाँ पर, राइट, सो वी विल से सॉइल पोल्यूशन में पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन का क्या मतलब होता है, क्या बताया था लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने आपसे, राइट. पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन किसे हम कहते हैं? जहां पर आप क्या कर रहे हो, राइट, कि वो वॉश डाउन हो रही है चीजें एनवायरमेंट से, राइट, यू आर नॉट एडिंग इट, या कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, राइट. तो एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, राइट. लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, राइट. तो इफ आई विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, राइट, इसका मतलब पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट, रेडियो एक्टिव डस्ट, इन सब का वॉश डाउन हो रहा है एटमॉस्फेयर से, राइट. तो आपने क्या किया यहाँ पर? एडिशन किया, किस किस का? पेस्टिसाइड्स का, राइट, हर्बिसाइड्स का एडिशन हुआ, राइट. उसी के साथ साथ फर्टिलाइजर्स का, इंडस्ट्रियल वेस्ट का, फाइन, एंड उसी के साथ आपका यहाँ पर डिस्कार्डेड मटेरियल्स का,
राइट, या फिर हमने क्या करा दिया, वॉश डाउन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स will altogether lead to, ये क्या करेंगे हमारे पास, पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। राइट, लेकिन अगर हम यहाँ पर नाम देते हैं नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, तो आपने डिस्ट्रक्शन की है यूजफुल मटेरियल्स की, राइट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूजफुल मिनरल कंपोनेंट्स का टॉप लेयर से, फॉल्टी इरिगेशन प्रैक्टिसेस, फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, राइट, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, तो ये क्या कॉज कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, राइट। लेकिन आप पेस्टिसाइड नेगेटिव के लिए नहीं डाल रहे थे, लेकिन उसने सॉइल को डैमेज कर दिया तो पॉजिटिव। अब मीनिंग समझ आया, राइट। तो आप डंपिंग करने के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट को डाल रहे थे, आप डंपिंग करने के लिए डिस्कार्डेड मटेरियल को डाल रहे थे, बट इट कॉजेज द इफेक्ट ओवर द सॉइल प्रॉपर्टी आल्सो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, राइट। और रिमूवल और डिस्ट्रक्शन कर रहे हो यूजफुल मिनरल कंपोनेंट्स का, राइट, फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, राइट। तो ये हमारे पास नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन मींस, इफ आई विल टॉक अबाउट द नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, तो नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन का मतलब जिसमें आप ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइट, डिस्ट्रक्शन एंड डैमेजेस, राइट, डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, डैमेजेस कॉज कर रहे हो, राइट, एंड दे आर लीडिंग टू दी सॉइल पोल्यूशन, राइट, वो सॉइल पोल्यूशन को लीड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, एज द नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। लेकिन हमारे पास एक और होता है विच इज कॉल्ड लैंडस्केप और थर्ड पोल्यूशन। लैंडस्केप का मतलब अर्बनाइजेशन के टाइम पे, राइट, क्या अर्बनाइजेशन अच्छे से नहीं किया, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस तो बना लिए, प्रॉपर नहीं बनाए, रोड्स की बिल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई है, राइट, और उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर जो है टॉन अनसर्विसेबल, राइट, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बेसिकली स्कैटर्ड हैं, ऑल दीज कंपोनेंट विल कम टू दिस पॉइंट, राइट। तो हमने यहीं पर कहा कि नेगेटिव लुक टू द लैंडस्केप, राइट, लैंडस्केप पोल्यूशन एक ऐसा है जो नेगेटिव लुक देता है, बट इन ऑर्डर टू मैनेज द थिंग्स वी हैव टू फॉलो दिस, राइट, क्लियर। तो हमने कहा यहाँ पर ये फर्स्ट वाला द वन विच इज कॉल्ड एज अ लैंडस्केप पोल्यूशन, हमने इसे डिफाइन कर देते हैं, राइट, क्लियर एवरीवन, राइट, यहाँ तक समझ आया बच्चे सॉइल पोल्यूशन वाला पॉइंट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सॉलिड वेस्ट के ऊपर, राइट। अब फटाफट से मुझे ना अपने माइक ऑन करके साथ साथ बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहोगे, राइट। नाउ सॉलिड वेस्ट पे आते हैं बच्चे। सॉलिड वेस्ट के अंदर हम मेन पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता है, म्युनिसिपल वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट का तो हमने देख लिया वाटर के अंदर कैसे रिलीज होता है, राइट। लेकिन अगर सॉलिड वेस्ट देखा जाए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, राइट, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए हमारे पास 3 R's आते थे, पहले बचपन में पढ़े 3 R's। क्या होते हैं 3 R's? use, recycle and reuse, राइट। तो हमें क्या करना है, रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, राइट, और उसको क्या करना है आपका यहाँ पर रिड्यूस करना है, ताकि उससे एमिशन कोई भी चीज का ना हो, राइट। तो ये हमारे पास टास्क है, राइट। तो म्युनिसिपल सॉलिड जो वेस्ट है हमारे पास, सॉलिड वेस्ट है, राइट, दे आर वेस्ट फ्रॉम द स्कूल से है, होम से है, ऑफिस से है, राइट, जो कलेक्ट किया गया और डिस्पोज किया गया म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू, राइट। तो इसमें बेसिकली पेपर प्लास्टिक भी है, रबर प्लास्टिक भी है, राइट, और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बेसिकली डिग्रेड ना भी किए जाए तो भी चलेगा, बट इट्स बीइंग द वन यहाँ पर हमने डिफाइन किया, राइट, कि कोई भी एनी पर्टिकुलर, राइट, इफ यू विल डिफाइन, राइट, इंक्लूडिंग प्लास्टिक एंड ऑल दैट, तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो हमने कहा उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आप सबसे पहले ये देखो कि जो वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर बायोडिग्रेडेबल है, राइट, तो यू कैन रिसाइकिल, राइट, तो आप रिसाइकिल कर लो। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो यू हैव टू रीयूज इट, या तो उसका रीयूज कुछ कर लो, राइट, अदरवाइज आप उसका क्या करोगे, उसको बेसिकली रिसाइकिल तो नहीं कर सकते बट उसको रिफ्यूज करो, राइट। तो दैट्स बीइंग द वन जो आपको यहाँ पर देखने की कलेक्शन और कैटेगराइजेशन फूड वेस्ट के कैसे करनी है, राइट। सो बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकलेबल एंड अलोंग विद दैट वी विल से नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन, राइट, जितना भी हम करेंगे उसके अंदर हमें रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। अच्छा, एक और पढ़ा था 4R हो गया था प्लास्टिक के लिए, 4 R's हो गए थे। 4R में फोर्थ क्या ऐड हो गया था, सोचो जरा। रिफ्यूज, रिफ्यूज, राइट, वी हैव टू रिफ्यूज द यूज। हमें यूज को करना ही नहीं, हमें उसको क्या करना है, बेसिकली रिफ्यूज करना है कि वो किसी भी तरीके से हमारे पास काम ना है, राइट। तो वो हमने यहाँ पर किया, राइट। उसी के बेसिस पे प्लास्टिक के ट्रीटमेंट के लिए केस स्टडी है यहाँ पर, और वो केस स्टडी बहुत बार एग्जाम में आती है,
राइट और वो केस स्टडी ऐसी है जो बेसिकली बहुत बार बताई भी जाती है, रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेयर, दैट इज बेसिकली अहमद खान केस स्टडी। राइट अहमद खान केस स्टडी व्हाट डज एक्सप्लेन, राइट क्या एक्सप्लेन करती है उसी में आते हैं यहाँ पर। राइट तो इन्होंने क्या किया था, एक प्लास्टिक सीक मैन्युफैक्चरर है ये, बेसिकली इट्स अ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर, स्टॉक मैन्युफैक्चरर इन द बैंगलोर, जो होल्ड करते हैं आइडियल सोल्यूशन टू एवर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ एक्यूमुलेटिंग सॉलिड वेस्ट। राइट ही इज बेसिकली बीइंग प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सैक। ये क्या कर रहे थे, बेसिकली प्लास्टिक सैक प्रोड्यूस कर रहे थे, प्लास्टिक्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे इनके पास। राइट एंड द रीसाइकल प्लास्टिक वाज अ रियल प्रॉब्लम। तो इन्होंने एक पाउडर बनाया व्हिच इज कॉल्ड पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड का मतलब क्या था, एक फाइन पाउडर बनाया ऑफ द रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। राइट की जो रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक है इससे बेसिकली क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, एक फाइन पाउडर। राइट एंड देन उसको डेवलप करने के बाद उसको मिक्स कर दिया बिटुमिन के साथ। राइट मिक्स इट विद द बिटुमिन एंड ट्राई टू ले द रोड। अगर रोड को यहाँ पर ले करना जब शुरू किया इन्होंने, तो ही फाउंड दैट द रोड आर बीइंग मोर एंड मोर सॉलिड, राइट मोर एंड मोर प्रोटेक्टिव इन नेचर, जिन पे जल्दी डैमेज होने के चांसेस भी नहीं है। राइट तो देन ही केम कि व्हाट हैपन एक्चुअली, कि जब उन्होंने बिटुमिन को, राइट जो सॉरी आपका यहाँ पर कंप्लीट बिटुमिन को जब जैसे ही यहाँ पर दैट इज पॉलीब्लेंड को, राइट जैसे इसके साथ मिक्स किया, ब्लेंड अप किया, राइट और वो रोड्स के लिए यूज किया, तो उसने एनहांस कर दी रोड की वैल्यू विद द फैक्ट ऑफ द 10 टाइम्स। राइट फैक्टर ऑफ 3 के साथ आपका क्या 3 to 10 टाइम्स तक आपका यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। राइट और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास पूरा कंप्लीट वी विल से द स्टडी हैज बीन हैपन, जहाँ पॉलिथीन का भी हमने यहाँ पर रीयूज कर लिया। राइट तो अब कौन सा उन्होंने ये याद रखना, कौन सा ब्लेंड मिक्सचर उन्होंने बनाया था, कौन सा इंटीग्रेट बाद में किया था। राइट तो ही बेसिकली गो फॉर द कंप्लीट आपका रिसाइकलिंग ऑफ, राइट दिस एंड अगेन वी विल से पॉलीब्लेंड जो हमें पास बना उसको बिटुमिन के साथ मिक्स किया। राइट और उसी के साथ लेड को रो किया, एनहांस किया डेट वाटर क्वालिटी स्पेक्ट्रम, राइट और प्रॉपर्टीज और हेल्प टू इंक्रीज द रोड बाय द फैक्टर ऑफ 2। कंप्लीटेड। राइट समझ आया यहाँ तक का पॉइंट। अब पॉइंट आता है कि ठीक है आपने केस स्टडी तो पढ़ ली, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज और पढ़ने की जरूरत है कि हाउ वी कम टू नो, हमें कैसे पता चलेगा, राइट हाउ वी अप्रोच एक्चुअली, राइट कि हमारे पास जो सिस्टम, राइट बीइंग द वन, राइट ये जैसे हमने कहा यहाँ पर हमारे पास प्लास्टिक वेयर का ट्रीटमेंट है, तो बाकी सबका ट्रीटमेंट कैसे होगा। राइट तो बाकी सबके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास मेन एक ही था कि दैट इज डंपिंग अप। राइट डंपिंग अप बिटुमिन बच्चे उसके अंदर होता है ना रोड का मटेरियल रहना। राइट बिटुमिन इज रोड, एवरीवन नो अबाउट बिटुमिन। राइट बिटुमिन इज अ रोड मटेरियल। जब रोड को ले करते तो ब्लैक कलर का जो नहीं होता मटेरियल, क्या कहते हैं हिंदी में उसे मुझे याद नहीं है, लेकिन उसे हम बिटुमिन कहते हैं। राइट तो बिटुमिन इज गोइंग टू बी मिक्स विद द पॉलीब्लेंड एंड देन इट फॉर्म लाइक दिस। हाँ ये भी कह सकते हो, ठीक है। राइट ठीक है कुशाग्र। राइट फाइन। अच्छा अब हमने कहा हमें क्या करना है, हमें लैंड डंपिंग करनी है, लैंड फिलिंग करनी है। अब लैंड फिलिंग अगर करते हो तो जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर राइट ज्यादा डेप्थ तक नहीं चाहिए वहां तो ठीक है, लेकिन जहां हमें ज्यादा डेप्थ के लिए चाहिए, व्हेन यू वांट मोर एंड मोर डेप्थ, राइट तब हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जब ज्यादा से ज्यादा डेप्थ चाहिए तो उसके अंदर हम यहाँ पर सैनिटरी लैंड फिलिंग नहीं ओपन लैंड फिलिंग में चल जाएंगे कि उसको डिग इन करेंगे डाउन तक और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लैंड फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। राइट पॉइंट समझ आया। तो हमने कहा यहाँ पर लैंड फिलिंग हमने जो की है यहाँ पर रिसाइकलिंग एंड रिकवरी, राइट इट्स गोइंग टू हैपन। राइट और उसी के साथ साथ राइट वी स्टडी अबाउट गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एज वेल। राइट तो देखो अब हमने कहा यहाँ पर आपके पास तरीका क्या क्या बचा, या तो सोर्स को रिड्यूस कर दो, राइट या फिर बर्निंग कर दो। अच्छा हॉस्पिटल वेस्ट में देखा, हॉस्पिटल वेस्ट में बर्निंग बहुत होती है, राइट अब वो बर्निंग इतनी क्यों होती है वहां पर, राइट वो इतनी बर्निंग इसी वजह से है, राइट बिकॉज वो एक्चुअली में क्या है हमारे पास बीइंग द प्रोसेस कि आप सॉलिड वेस्ट को बर्न कर रहे हो, राइट जहां पर आप इंसिनरेशन कर रहे हो और पायरोलाइसिस कर रहे हो। right so it's being the one incineration is being the one जहाँ पर right solid waste का burning of the solid waste having organic waste is done by the two metals, right उसे हमने मेथड से हमने क्या इंसिनरेशन का मतलब आपका यहाँ पर एसिडिक पीएच, राइट एंड पायरोलाइसिस का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है एनारोबिक एनवायरनमेंट। तो एरोबिक एनवायरनमेंट में अगर करते हो तो उसे क्या कहते हो इंसिनरेशन, एंड उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर एनारोबिक एनवायरनमेंट में करते हो तो इट इज बीइंग कॉल्ड एज द पायरोलाइसिस। राइट फिर उसके बाद आपने डंपिंग की, ओपन डंपिंग कर दिया ओपन ग्राउंड में, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे मॉस्किटोज एंड ऑल दैट प्रॉब्लम अराइजेस, सो बेस्ड ऑन दैट राइट हमने क्या कर दिया यहाँ पर सैनिटरी लैंडफिलिंग कर दिया, राइट एंड सैनिटरी लैंडफिलिंग डन, राइट सैनिटरी लैंडफिलिंग हैज बीन डन और वी कैन से सैनिटरी लैंडफिलिंग के अंदर आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ओपन के लिए दे दिया एंड अल्टीमेटली इट विल गो फॉर द होल कॉस्ट, राइट। हाँ जी यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे। अच्छा हॉस्पिटल बेस में क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल बेस में सैनिटरी लैंडफिलिंग की जरूरत है या इंसिनरेशन की जरूरत है,
Incineration. Why? Think about it. Why? हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर क्या हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स के ट्रीटेड है, राइट? तो अगर हम इसको मान लो लैंडफिलिंग कर भी देते तो लैंडफिलिंग से इज इट अ चांस ना कि ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट कर जाएगा, एंड अगर ये ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट कर गया तो उसकी क्वालिटी तो डिस्ट्रॉय हो गई, राइट? इसी वजह से हमें क्या करना है, इसको डिग इन किसमें कर देना है, ई वेस्ट की तरह, राइट? सो दैट अदर कंट्री कैन नॉट आल्सो ट्राई टू एस्केप इट. फाइन. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किसके पास ज्यादा है, डेवलप्ड के पास, डेवलपिंग के साथ? Developed. डेवलपिंग. नाउ वेस्ट जो है हमारे पास, राइट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो इलेक्ट्रिक आइटम से मिलता है, ये बनाते डेवलप्ड कंट्री, लेकिन डेवलपिंग भी बना रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री क्या करती है, इसको इंपोर्ट करती है. नाउ व्हाई दे नीड टू इंपोर्ट इट, क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि भाई इंपोर्ट करना क्यों है, राइट? ये इंपोर्ट इसी वजह से करते हैं, राइट, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जो डेवलपिंग कंट्री लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, राइट, दे आर गोइंग टू टेक इट, उसमें से सिलिका, आयरन, निकल, कॉपर, इन सबको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो जब इन सबको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इन सबको रिकवर करते हैं रिसाइकलिंग के टाइम पे, राइट, तो उस टाइम पे हमें कहते हैं कि दे आर बीइंग द वन कि इनको रिकवर करके मेन प्रॉब्लम आ जाएगी डंपिंग की हो गई. एक मूवी भी है इसके ऊपर, मूवी का नाम याद नहीं है, बट देयर इज वन मूवी आल्सो जहां इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का दिखा रखा है कि इतना ज्यादा ये एक हैवॉक बन चुका है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए. क्योंकि बेटा प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको मान लो डंपिंग करती हूँ मैनुअल, अगर मैं इसका डंपिंग करती हूँ तो मैनुअल डंपिंग करने में जो इसके टॉक्सिक वेस्ट है ना, दे आर लीचिंग डाउन टू द ग्राउंड, ये लीच डाउन कर रहे हैं नीचे की तरफ, एंड एज दे आर बीइंग लीचिंग डाउन, जब ये लीच डाउन कर रहे हैं नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट, सो दे जस्ट गेट एक्यूमुलेटेड, ये सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं और हमारे ग्राउंड वाटर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. और उसी के साथ साथ ग्राउंड वाटर तो चलो ठीक है, उसको उसका तो डिस्ट्रक्शन हो ही रहा है, बट उसके साथ सॉइल की प्रॉपर्टीज को भी डैमेज कर रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाई इनके लिए मेन एक सोल्यूशन है रिसाइकलिंग. बट रिसाइकलिंग करने के बाद भी हमें क्या पता चला, दे आर प्रोड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन एट अ हायर रेट, राइट? सो दैट्स व्हाई देयर इज सम स्ट्रेटजी कि इस तरीके से काम किया जाए, राइट, कि इनका वेस्ट का वेस्ट बने कम और इनका खुद का भी कंजम्पशन कम हो जाए, राइट? तभी हमने कहा कि रिसाइकलिंग इज द ओनली सोल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज कैरिड आउट इन द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर. का पॉइंट, राइट? अच्छा, ये डेवलप्ड और डेवलपिंग वाला पॉइंट आ चुका है. अब buried in the landfill or incinerated, only over half of the e-waste generated in the world are exposed to developing countries. कंप्लीट यहाँ तक. म्यूट करो बेटा किसका माइक ऑन, राइट? तो क्लियर हुआ प्लास्टिक वेस्ट वाला पॉइंट अच्छे से. अच्छा, इस चैप्टर में बताऊं क्वेश्चन कैसे आते हैं. द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर विल कम. एक तो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, राइट, स्क्रबर है, वो वाले पार्ट से क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है. यूट्रोफिकेशन या एल्कल ब्लूमिंग से या फिर आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से पार्ट आ जाता है. इन सब से तो बेसिकली आपको गो थ्रू करना है. You just have to go through from all these. ये सब easy part है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, right? Now agrochemical and their effects. Agrochemical कौन-कौन से होते हैं जल्दी से? Yes. If we will say जो आप fertilizers use कर रहे हो, जो आप pesticide use कर रहे हो, they are all are agrochemicals only ना, राइट? तो हमने कहा यहाँ पर जब ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम है तो हमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक, राइट, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करना चाहिए, राइट? और उसी के साथ साथ हैज बीन इंक्रीज मैनफोल्ड फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन. लेकिन एक्चुअल में बेटर कौन सा होता है, दैट हैज टू बी देयर ओन, राइट? सो ऑन दैट बेसिस हमने कहा यहाँ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड आर आल्सो बीइंग इनकॉर्पोरेट इंक्रीजिंगली यूज्ड, राइट? लेकिन हमने कहा यहाँ पर ये सब का जो है इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सॉइल पे, क्योंकि सॉइल की क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, राइट? सॉइल की फंक्शनैलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस भी हो रहा है. देखो यहाँ पर ये लाइन भी लिखी है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन, राइट? सो दैट्स बीइंग द वन, राइट? जहां पर हमने कहा कि जब हम इसको बेसिकली, राइट, एग्रोकेमिकल्स को देखते हैं तो सबसे मेन एग्रोकेमिकल कौन, रिमेंबर गाइस, डीडीटी. क्या कॉज करता है डीडीटी? अगर क्वेश्चन में आ जाए डीडीटी कॉजेस डैश, क्या कॉज करेगा जल्दी से? Eutrophication. नो, नॉट यूट्रोफिकेशन. डीडीटी कभी यूट्रोफिकेशन नहीं करेगा क्योंकि यूट्रोफिकेशन के नाइट्रेट फॉस्फेट में एनरिच चाहिए. डीडीटी क्या करेगा? बायोमैग्निफिकेशन. यस, वेरी गुड, बायोमैग्निफिकेशन, राइट? इट इज डूइंग द बायोमैग्निफिकेशन. एक काम और करता है ये वाटर बॉडी में जाके बायोमैग्निफिकेशन के साथ साथ, इट इज डूइंग वन मोर जॉब, राइट, इनसाइड. कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इम्पेयरमेंट इन द एग ऑफ द हेरेंजिक,
राइट तो बेसिकली एग के अंदर जो कैल्शियम का मटेरियल है उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है, राइट उसको बेसिकली डैमेज करता है, तो बेस्ड ऑन दैट इट्स बीइंग द वन जो हमारे पास फॉलो होता है कंप्लीट, राइट तो ये चीज ध्यान रखना है, राइट तो कभी भी डीडीटी का आ जाए आंसर तो क्वेश्चन तो हमेशा बायोमैग्निफिकेशन या फिर इम्पेयरमेंट ऑफ द कैल्शियम इन द केस ऑफ द बर्ड्स, राइट एज कॉजिंग देयर थिनिंग ऑफ द एगशेल, एगशेल की थिनिंग को कॉज करते हैं, राइट अब हमने कहा यहाँ पर केस स्टडी फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, देयर वाज अ मेंबर कॉल्ड इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ये परफॉर्म कर रहे थे, मेंबर रमेश चंद्र डागर, राइट ये बेसिकली परफॉर्म कर रहे थे आपका इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस, जीरो वेस्ट प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस जो साइक्लिकल है जहां पर वेस्ट प्रोडक्ट एक प्रोसेस से निकल के दूसरे प्रोसेस में एंटर करते हैं, राइट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का कर रहे थे। इसमें सोनीपत में राइट ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, रमेश चंद्र डागर ने स्टार्ट किया, उन्होंने 5 प्रैक्टिसेस को एक साथ रखा और उन 5 प्रैक्टिसेस के थ्रू उन्होंने आगे एक पूरा का पूरा सेटअप कर लिया। किस तरीके से देखो उसमें, राइट इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इस जस्ट ओपन अप द कंप्लीट स्मॉल, राइट इसमें उसको ओपन अप किया, राइट जहां पर हमने ये कहा कि ही इज बीइंग द वन जिन्होंने बी कीपिंग को, डेयरी मैनेजमेंट को, वाटर हार्वेस्टिंग को, कंपोस्टिंग को, एग्रीकल्चर को इन द चेन ऑफ प्रोसेस में रखा विद सपोर्ट ईच अलाउ ऑन एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर, राइट तो हमने कहा यहाँ पर बेसिकली क्या है हमारे पास, राइट जिन्होंने प्रैक्टिस किया ली। बी कीपिंग क्यों ली, सोचो जरा फटाफट से बताओ, बी कीपिंग इन सबका क्या क्या मीनिंग है? पॉलिनेशन, वेरी गुड, right beekeeping has been done for the effect of the pollination, right उसी के साथ dairy management, humus production, ठीक है, right हम यहाँ पर लेके चले, यहाँ पर क्या क्या दोबारा, humus production, डेयरी मैनेजमेंट हमने इसलिए किया, राइट बिकॉज वी वांट द कंप्लीट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डेरिवेटिव आउट ऑफ देम, राइट वाटर हार्वेस्टिंग फॉर टेकिंग अप द वाटर, राइट एंड कंजर्व करने के लिए वाटर को, कंपोस्टिंग के लिए आपका यहाँ पर यूज करने के लिए, राइट वाटर को, एंड अलॉन्ग विद दिस, राइट आपका यहाँ पर अलॉन्ग विद दिस एग्रीकल्चर में इतनी सारी प्रैक्टिसेस होती है, दे विल प्रोटेक्ट द कंप्लीट, राइट सो वी बेसिकली यहाँ पर रमेश चंद्र डागर की फार्मिंग प्रैक्टिस देखी जिसमें उन्होंने बिल्कुल भी कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया था, कोई भी मैन्योर बाहर से नहीं बनाया था, कैटल डंग ही खुद का मैन्योर था, उनका नेचुरल फर्टिलाइजर थे, राइट सो हमने कहा यहाँ पर फॉर कूप स्मॉल एक्सक्रीटा, राइट आवर डंग एज अ मैन्योर, क्रॉप वेस्ट इज यूज्ड टू कवर, राइट तो बेसिकली हमने कहा यहाँ पर इसको हम कवर करके रखते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह, कैन बी यूज्ड टू जनरेट द हार्म गैस, राइट सो दैट्स बेसिकली बीइंग द वन व्हिच इज कॉल्ड कांसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, राइट अच्छा रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल ज्यादा डैमेजिंग है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का डिस्पोजल ज्यादा डैमेजिंग है? दोनों में से किसका ज्यादा डैमेज? राइट क्यों? रेडियोएक्टिव की हार्मफुल, अभी भी कहते हैं ना हम यहाँ पर हाफ लाइफ रिमेन इनसाइड द सिस्टम आल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट डैमेज होने के भी पूरे चांसेस हैं, राइट तो उसी वजह से हमने यहाँ डिफाइन किया कि जब हम इसको देखते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट वाले पॉइंट को, तो हमने कहा जो रेडिएशन है जो न्यूक्लियर वेस्ट से बाहर आती है वो एक्सट्रीमली, राइट दे आर एक्सट्रीमली डैमेजिंग इन नेचर टू द ऑर्गेनिज्म, राइट बिकॉज ये माइक्रो बेसिकली म्यूटेशंस कॉज करते हैं। सबसे मेन तो रेडियो एक्टिव डैमेज है कि हमारे पास म्यूटेशंस, राइट दे कॉजेस म्यूटेशन एट अ वेरी हाई रेट, और हाई डोसेस पे तो राइट लीथल भी हो जाती है, जबकि लो डोसेस पे बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स को कॉज करते हैं, राइट और मेनली क्या होता है हमारे पास, कैंसर इज बीइंग द वन व्हिच इज मेनली अफेक्टिंग, राइट तो अब हमें क्या करना चाहिए, न्यूक्लियर वेस्ट इस टाइम पे सबसे मेन पोटेंट पोल्यूटेंट है जिसको हमें अटमोस्ट कॉशन के साथ डील करना है, राइट तो जब भी हम रेडियो इसको डंप इन करते हैं ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट इसको डंप इन करते हैं बाय कवरिंग अप, इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट बहुत अच्छे से हम इसको कवर अप करते हैं, इसकी अब रिएक्शंस चलाते हैं ताकि इसकी हाफ लाइफ और कम हो जाए, राइट और उसके बाद इसको 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस डिग इन किया जाता है ताकि इससे सॉइल पे डैमेज के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाए, right so that's why it has been recommended that the storage of nuclear waste after successful sufficient pre-treatment, याद रखना proper pre-treatment जरूर कराना है, right should be done in suitably sheltered right earth surface के अंदर, right और method of disposal is right yes from the public, fine तो इसी वजह से ये थोड़ा सा पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि how to manage this complete radioactive waste, right complete यहाँ तक का टास्क, राइट गाइस, तो सब क्लियर हो गया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड द होल थिंग,
मैम ये पब्लिक के लिए अग्रेड क्यों नहीं है? क्या नहीं है? मतलब पब्लिक क्यों नहीं मानती है इस चीज को कि इतना 500 मीटर गहराई पे जाने के बाद भी फिर भी नुकसान हो सकता है? हाँ, वो इसी वजह से होता है। व्हाई डू यू थिंक दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज नॉट एग्री? क्योंकि जब आप नीचे जाते हो ना, बिल्कुल बेस पे चले जाते हो 500 मीटर, तो वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना अर्थ की सरफेस की, राइट, दे विल स्टार्ट श्रिंकिंग अप, राइट, मूवमेंट होती है। और उससे होता क्या है बेसिकली, अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं। एक वो देखिए वो मूवी, क्या नाम है उसका, अभी एक मूवी आई थी, पुलवामा अटैक पे मूवी आई थी एक, मुझे नाम नहीं याद उसका। किसी को याद हो तो, देयर वाज एन, उड़ी। हाँ, नहीं नहीं, उरी नहीं, पुलवामा अटैक नहीं, वो था, क्या कहते हैं, जिसमें उन्होंने बॉम्ब फायर किया था अर्थ के बहुत नीचे जाके, राइट, राजस्थान एरिया में पुलवामा अटैक निकल गया मौसम में, राइट, जॉन इब्राहिम की मूवी। परमाणु। हाँ, एग्जैक्टली, परमाणु। राइट। हाँ, तो अब उसमें उन्होंने देखा जब उन्होंने बहुत ज्यादा डीप पे जाके उसको प्लांट अप किया था ना, उसके बाद देखा था ना कि उसका इफेक्ट कितना होता है, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप बिलो 500 मीटर जा रहे हो, राइट, तो उस टाइम डिगिन करने के टाइम पे, इतना ज्यादा डिगिन करने के टाइम पे देयर इज बीइंग द चांसेस कि बहुत सारी रेडिएशन साथ साथ रिलीज होती हैं, राइट, एंड दे आर कॉजिंग म्यूटेशंस इन द अबव टू अबव लेयर, भी म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं। और बिलो जाने की वजह से इतना 500 मीटर डीप जब आपको करना पड़ेगा, एक्सकवेट करना पड़ेगा और उसको डंप इन करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, अगर कोई ब्लास्ट हुआ तो वो एरिया उस मैप से हट जाता है, राइट, मैप पे से पूरा एरिया ही हट जाता है, राइट। इसी वजह से इस जैसा चीज को चेरनोबिल में मैनेज, हुआ था। हाँ चेरनोबिल में हुआ था। हाँ, चेरनोबिल है इंसिडेंट है ना, राइट, इसका ये ऊपर मैंने मार्क नहीं किया, देखो ये एनसीईआरटी मेंशन है, चेरनोबिल इंसिडेंट एंड द सेकंड आपका चेरनोबिल इंसिडेंट मेन हुआ था और 3 माइल आइलैंड भी है, राइट, ये दोनों इंसिडेंट यही है, राइट। तो इसी वजह से इसका डिस्पोजल ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी एक वो आया था ना कि रेडियो एक्टिव एनर्जीज, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट इतने ज्यादा बीच में क्यों आए थे स्टडी में, राइट, एग्जैक्टली अभिनव, राइट। तो न्यूक्लियर एनर्जी को पहले माना गया था कि न्यूक्लियर एनर्जी इज बीइंग दैट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अभी तो आपकी डिमांड पूरी कर देगी, लेकिन एक बार फिनिश किया तो पूरी अर्थ को फिनिश कर देगा, राइट, दैट्स बीइंग द वन। तो अभी भी क्या कहा जाता है, जो एंड में डिवास्टेशन आनी है, राइट, वो दो ही चीजों के पीछे आनी है, वाटर की वजह से और एक न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से, राइट। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा म्यूटेशन को कॉज कर देता है कि एक जनरेशन नहीं, कितनी जनरेशंस तक ये चलता है, राइट। वो सुना भोपाल गैस ट्रेजेडी, राइट, जो था जिसमें MIC का रिलीज हुआ था, आइसोसाइनेट का रिलीज हुआ था, राइट, उस गैस ट्रेजेडी के अंदर नेक्स्ट 3 जनरेशंस तक म्यूटेशन मिली है, नेक्स्ट 3 जनरेशंस तक उन लोगों में म्यूटेशंस आई हैं, राइट, कि दिस इज बीइंग द इफेक्ट, ये इफेक्ट होता है, टेंडेंसी होती है, राइट, ये कॉज करने की। इसी वजह से जो ऐसी म्यूटेशंस होती है ना, लीथल म्यूटेशंस तो होती हैं, बट दे कैन बी ट्रांसफर टू द फॉर द पॉपुलेशन ऑल्सो, फॉरवर्ड म्यूटेशंस में कही जाती हैं, राइट। दैट्स व्हाई इनका सबसे ज्यादा अटैक जो हो रहा है, जितनी चीजें हैं, इनसे प्रोटेक्ट करने का ह्यूमन का सबसे मेन रहता है कि हाँ ठीक है, इसे प्रोटेक्ट जरूर करें हम, फाइन, राइट, समझ आया पॉइंट। Now, next one, greenhouse effect and global warming. Right, the last topic for the chapter. Greenhouse effect and global. पहले तो मुझे greenhouse effect समझा दो, फिर मैं global warming समझाऊंगी आपको। जल्दी से greenhouse effect समझाओ। अच्छा चलो, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देखो। Greenhouse effect is beneficial to the Earth's surface. Yes. Greenhouse effect is beneficial to the Earth's surface. Yes or no? पहले तो बस इतना ही बता दो ताकि yes, greenhouse effect is beneficial to the Earth's surface. Excessive greenhouse effect is harmful to the Earth's surface, right? Greenhouse effect to some extent it is, yes. Greenhouse effect actual में बच्चे एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक नेचुरल फिनोमिना नहीं, ह्यूमन ने नहीं किया है, नेचुरल फिनोमिना है जो नेचर में कब से होता आ रहा है, राइट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हीट अप करना अर्थ सरफेस को, रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस को, एटमॉस्फेयर को हीट अप करने का सबसे मेन काम है इसका, राइट। तो उस तरह से हम ये कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गोइंग टू बी देयर, राइट, कि हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में अब एक्चुअल में होता क्या है बेसिकली, जब अर्थ का इनिशियल टेम्परेचर था ना, जब लाइफ बेसिकली सपोर्ट करना शुरू की थी, राइट, तो जो अर्थ का इनिशियल टेम्परेचर था इट्स वेरी लेस, इट्स इन द नेगेटिव, राइट, जो एक्चुअल में ह्यूमन को या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुश्किल था, राइट, कि उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे रहेंगे, राइट। तो उस टाइम पे होता क्या था कि अर्थ पे जितनी भी सोलर रेडिएशंस आती थी दे विल गेट रीबैक फ्रॉम द सरफेस, पूरा रीबैक हो जाती थी, रीएमिट
बैक हो जाती थी अर्थ सरफेस से, राइट। अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करता था उसको, जिसकी वजह से कभी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ नहीं पा रहा था, राइट। नाउ द ग्रीन हाउस गैसेस ने क्या किया, लॉन्ग वेव दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन जो वापस जा रही थी उनको अब्जॉर्ब किया और फिर एमिट किया अगेन टू द अर्थ, राइट। मींस ग्रीन हाउस गैसेस ने कवर एक ब्लैंकेट बना लिया, राइट, पूरे सिस्टम के अराउंड, अर्थ के अराउंड, और पहले उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके एमिट बैक नहीं किया, एमिट टू द अर्थ सरफेस किया। जब वो एमिट हुए टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, दे विल कॉज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने लग गया, राइट। ये साइकिल बढ़ती रही, बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि आज एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है नॉर्मली 37-35 तक हमारे पास पहुंच गया, राइट। तो दिस इज बीइंग द वन जहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट मेन काम कर रहे हैं, वर्क, राइट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है, ग्रीन हाउस गैसेस काम करते हैं ताकि अर्थ के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर सके, क्योंकि इट वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ अर्थ वुड हैव बीन चिली -18 डिग्री सेल्सियस, जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, देन द प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अब इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट नेसेसरी टू नो, राइट, द फेट ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट रीचेस द आउटरमोस्ट सरफेस, राइट। इसीलिए हम कहते हैं बेटा, राइट, अगर हमारे पास 100% सोलर रेडिएशंस आए हैं सरफेस पे, राइट, 100% सोलर रेडिएशन आए, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 to 10% रेडिएशंस ही हैं, राइट, which are being absorbed by the plant, राइट। टू क्या कहते हैं रेडिएशंस को? पार 10% radiations are absorbed by plant, absolutely correct, which are called PAR। तो इसी फ्रैक्शन को, इतने ही तो फ्रैक्शन को यूज कर रहा है वो, राइट। 2 to 10% रेडिएशंस जो आपका आए हैं इसके अंदर, उसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। सो ऑन दैट अकाउंट अगर हम देखें यहाँ पर, राइट, तो इसमें से हमने यहाँ पर कहा कि इतने को अगर वो यूटिलाइज कर रहा है, राइट, तो मीन्स दैट अब ऑर्गेनिज्म कम यूटिलाइज कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक ज्यादा कर रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का काम है कि उसको ज्यादा से ज्यादा करके, राइट, टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर सके, राइट। तो हमने कहा गैसेस, क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड अब्सॉर्ब सम ऑफ देम, बट almost half of the incoming solar radiation fall on the earth's surface, heating it, while small proportion is set back, right। अच्छा, ये हाफ वाला का proportion या तो 100% solar radiation है, right। तो हमने कहा यहाँ पर 100% में से less than 50% are going to be absorbed, remember guys, राइट। अगर हमने कहा हमारे पास लेस देन 50% कैसे, हम कहते हैं ना टोटल 100% आई तो उसमें से लेस देन 50% प्लांट के पास गई, जो पावर का फ्रैक्शन हो गया हमारे पास, एंड उसी के साथ साथ रेस्ट ऑफ द 50% इज बीइंग देयर, राइट, जो डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी, राइट। जहां पर हम ये लेके चलते हैं दैट द फ्रैक्शन, राइट, जो हमारे पास स्पेसिफिकली पावर फ्रैक्शन है उसमें से भी यूसेज कम हुई, राइट। सो ऑन दैट अकाउंट वी कैन सिंपली से दैट, राइट, इस अकाउंट के बेसिस पे हमें डिफाइन करते हैं कि हमारे पास, राइट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन काम क्या है हमारे पास कि अर्थ सरफेस को रीइमिट करनी पड़ी हीट इन द फॉर्म ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन, बट पार्ट ऑफ दिस डू नॉट एस्केप एज द एटमॉस्फेरिक गैसेस फॉर्म अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट, राइट। द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस रेडिएट हाई एनर्जी, राइट, एंड अ मेजर पार्ट ऑफ विच कम टू द अर्थ सरफेस तक आ जाता है हमारे पास, राइट। और उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर इंक्रीज, अब यही पॉइंट है, अगर आपने इंक्रीज किया ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल में तो वो इंक्रीज की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, दैट इंक्रीज विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग, राइट। वो इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा, राइट, जिसकी वजह से हमें अर्थ के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, लेकिन वो कांस्टेंट होना मुश्किल है, तो एटलीस्ट वेरिएबल नहीं रखना ज्यादा, राइट, सो दैट इट कैन बी एबल टू कंप्लीटली ट्रीट अप, राइट। पॉइंट समझ आया यहाँ तक का? यस मैम, राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, कैन आई से CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, CO2 फर्टिलाइजेशन, C3 ज्यादा यूज करेंगे, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ा रहे हो ना, राइट, so ज्यादा से ज्यादा CO2 molecule will bind to it and increase the productivity of the C3 but decrease the productivity of the C4। अच्छा, ये प्लांट्स याद है बेसिकली C3 C4, राइट। तो हम कहते हैं यहाँ पर C3 प्लांट्स आर बीइंग द वन जो ज्यादा CO2
CO2 लेते हैं as compared to the C4, right? So on that basis हमने first को क्या नाम दे दिया, that event is being called, right, as the complete CO2 fertilization event. And next one, climate change. There's going to be the climate change. Rise in temperature cause a deleterious change in the environment, right? जो lead किस में करेगा in the climate change, odd climatic changes. El Nino इफेक्ट, याद रखना ये लाइन, एल नीनो इफेक्ट इज अ क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, राइट, देयर इज अ प्रोसेस दैट इट कॉल्ड द melting of the polar ice caps and as well as other places as right, like the Himalayas, okay. And over this year this give rise to the sea level भी बढ़ रहा है हमारे पास, right, that submerged from the coastal area. दिल्ली का टेम्परेचर लेस देन 10 जाने वाला है। नहीं, वो तो नॉर्मल है ना। दिल्ली देखो टेम्परेचर तो बढ़ता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट्स बीइंग अ पॉइंट, ये वो पॉइंट है यहाँ पर आपने कहा कि टेम्परेचर बढ़ने, टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है, बिकॉज उसमें फॉगी ज्यादा है, राइट। आज देखा था कितना ज्यादा था सुबह, और फॉगी की जगह राधा वो स्मॉगी है, इट्स अ स्मॉग, समझ आया पॉइंट, राइट। तो अब हमने कहा है यहाँ पर, राइट, द टोटल स्पेक्ट्रम, जो पूरा का पूरा हमारे पास ये स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अबाउट इज स्टिल अंडर द एक्टिव रिसर्च, राइट। अब पॉइंट आता है कि हाउ वी कैन कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, राइट। तो कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, कटिंग डाउन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, राइट, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी यूसेज, राइट, उसके साथ रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, राइट, देन वी विल से, राइट, वी आर प्लांटिंग ट्रीज एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट। ये सब के सब हमारे पास फॉलो होते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट, राइट। इंडिया में कितना परसेंट फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं? कम है, बहुत ही कम है, राइट। एक जो ये जो बेसिकली रमेश चंद्र रागत थे, इनकी पूरी एक सोसाइटी है, उसके अलावा बहुत कम है, क्योंकि एक्चुअल में उससे ज़्यादा इजी है, राइट, टू बाय द फर्टिलाइजर एंड add them to the soil. That's why. मैम इनकम तो उसमें ज्यादा है ना ऑर्गेनिक में? नहीं, ऑर्गेनिक में आप कोई जीएम क्रॉप नहीं बना सकते, और ऑर्गेनिक में आपके पास जो है आपको एज इट इज वैरायटी ही मिलेगी, कैन नॉट इन्वेंट समथिंग न्यू। नहीं मैम, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं जैसे जो इंडिया में है, जिनकी स्टोरी मैंने देखी है, वो तो मतलब 35 लाख रुपए महीने से ऊपर निकाल रहे हैं बड़े प्यार से। अब ये तो डिपेंड करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी, वो वैल्यू एडिशन भी करते हैं और फिर वैल्यू ऑर्गेनिक एडिशन फार्मिंग भी होती है, और फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के चार्जेस भी होते हैं, राइट, और बहुत सारी चीजें हो जाती है जिस पे डिपेंड करते हैं, राइट। लेकिन वो एज सच आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन ही मैटर करता है, राइट। नाउ लास्ट वन बचा ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। हाँ बताओ मुझे फटाफट से, थोड़ा ओजोन के बारे में समझाओ जरा। यस एवरीवन। स्ट्रेटोस्फीयर में वो यूवीए बीसी इन तीनों को रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ पे आने से। फाइन, राइट। हमने कहा ओजोन डिप्लीशन का मीनिंग, राइट, ओजोन जो है ना हमारे पास इज अ ड्यूअल प्लेयर, दो रोल प्ले, वन इज अ गुड ओजोन, अनदर इज अ बैड ओजोन। कैसे? Ozone forming a blanket and protecting the UV rays from coming inside, that it is working as the protective role, right? मगर वो But लोअर एटमॉस्फेयर में आ गई तो दिक्कत हो जाएगी हम लोग। अब but if it is being in the troposphere, lower atmosphere में आ गई तो it become harmful बन जाएगा, mutagen, right, for the plants and animals, right। इसी वजह से हमें ओजोन से, right, we have a point कि हमने यहाँ पर कहा कि your answer in the class have been the complete, हमने कहा bad ozone और good ozone, right। तो bad ozone is being the one जो आपका यहाँ पर lower atmosphere में बनी है, right, troposphere, that human plant, about plant and animal, and there's a good ozone found in the stratosphere, right, जहाँ पर उसे absorb किया UV radiations को, right, and they are the highly injurious to the living organism, right, since DNA and along with that DNA इसके साथ साथ हमारे पास protein of the living organism absorb the UV rays, right, so they will cause a deterioration। UV rays का main काम क्या होता है? एक काम बताओ, म्यूटेजन की तरह काम क्या होता है UV rays का, जल्दी से। UV rays का एक मेन स्पेसिफिक रोल होता है,
जब वो म्यूटेशन की तरह काम कर रहा है, म्यूटेशन कॉज करता है, एब्रेशन करा देता है। नहीं, एक स्पेसिफिक फंक्शन है pyrimidine से रिलेटेड। नो वन रिमेम्बर्स, जेनेटिक्स भूल गए? यस, रिमेम्बर थाइमिडीन डाइमराइजेशन, याद आ रहा है कुछ कुछ? राइट, दे आर गोइंग टू कॉज अ थाइमिडीन डाइमराइजेशन, pyrimidine डाइमराइजेशन, right? Yes, so they are being the one जो dimers बना देते हैं, and because of the formation of that dimerization practice, उस dimerization practice की वजह से, right, it's being the one right जहाँ पर हम कहते हैं it is working as a complete bad effect also, right? कि इसमें हमने यहाँ पर डिफाइन किया हाई एनर्जी है, तो वो एनर्जी बेसिकली ब्रेक ना कर दे थिकनेस ऑफ द ओजोन को, राइट? एंड अलोंग विद दिस को हम डीबी में काउंट करते हैं, राइट? कंप्लीट यहाँ तक, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट? हाँ जी, अब उसी के बाद हमने कहा ओजोन गैस इज कॉन्स्टेंटली, अच्छा ओजोन की फॉर्मेशन सबको पता है, राइट? कैसे हो रही है, एक मैकेनिज्म पढ़ते हो, नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी मैकेनिज्म वाला, सीएफसी वाला। तो ओजोन में हम क्या कहते हैं, जिस रेट से एसोसिएशन हो रहा है ना, उतने ही रेट से डिसोसिएशन हो रहा है, राइट? तो जिस रेट से एसोसिएशन होता है उतने ही रेट से अगर डिसोसिएशन होगा, राइट? अगर मैं कहूंगी एसोसिएशन ओवर डिसोसिएशन इक्वल्स टू 1, ओजोन ब्लैंकेट इज देयर और देयर इज समथिंग डिफेक्ट, सम डिफेक्ट इज देयर। क्वेश्चन समझ आया? इफ क्वेश्चन सिंपल है, अगर मैंने कहा एसोसिएशन बाय डिसोसिएशन इक्वल्स टू 1, राइट? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ओजोन लेयर इज कांस्टेंट ना, देयर इज नो, वी कैन से dead or nothing is going to be there, but if we will say complete, right, जो हमारे पास ओजोन है यहाँ पर उसका association is greater than dissociation, अब तो association ज्यादा कर दिया, और जहाँ association ज्यादा हमारे पास वहां पर क्या ज्यादा, right? if association is being the more, ओजोन लेयर की thickness ज्यादा, right? and the next one हमारे पास डिसोसिएशन ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास ओजोन का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम। एक कंसेप्ट पढ़ा ओजोन होल, ओजोन होल इज अ कंसेप्ट कमिंग फ्रॉम हियर ओनली, यही सा है, राइट? सो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बेस पे सीएच का फ्री, सीएल का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम आपको, राइट? और उसी के बाद डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन, एल्स वी आर कंप्लीट विद दिस चैप्टर, राइट? सो प्रिपेयर वेल फॉर एटीएस, राइट? क्या आ रहा है सिलेबस? हाँ जी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तक आ रहा है बस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तक, गुड, राइट? सो रिवाइज स्टिल देयर, कोई डाउट होंगे तो पूछ लेना बीच में, ठीक है? वहां तक अच्छे से पूरा रिवाइज करो, ये वाला पार्ट फिर हम कंटिन्यू करते हैं, लास्ट का थोड़ा सा है, हाफ एन आवर का पार्ट है, वो खत्म करके, राइट? जितने पैकेजेस हैं हैव विद देम, विद यू, और एक ऐप डाउनलोड कर लेना। अभी तक कराइए किसी ने ऐप डाउनलोड आपको? मैम नो, राइट? डाउनलोड वन ऐप Kahoot, 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 and enter as a student only, right? क्लास में हम क्विज करेंगे इसके ऊपर in the coming Monday class. Whole 12th syllabus quiz is going to be there, right? Complete 12th syllabus quiz we are going to have, right? Normal questions, कोई difficult questions नहीं, बिल्कुल normal questions होंगे, right? बस उसको ही मुझे मेन आपको 1 घंटा करानी है क्विज, और उसमें ये होगा कि I'll give you some time, हर एक क्वेश्चन पे कुछ सेकंड्स का टाइम होगा, मिनट का टाइम होगा, एंड इट विल लॉक, और फिर मुझे साथ साथ आपके आंसर्स पता चलते चले जाएंगे, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी, और आपका रिजल्ट भी एट अ मोमेंट ही आ जाएगा उसमें, ठीक है? राइट, सो दैट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट इंटरैक्टिव सेशन इन द कमिंग। जितने डाउट्स हैं पूरे 12th में, हैव देम, नेक्स्ट वीक यही करना है हमें काम, ठीक है? मैम ले फार्मिंग और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में अंतर क्या है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर व्हेन यू विल चेंज द साइट, जब आप साइट को चेंज करते हो। ले फार्मिंग का मतलब क्रॉप रोटेशन, उसी जगह पे आप क्रॉप्स को अल्टरनेट कर रहे हो, ठीक है? और कोई होती है टाइप्स? बहुत सारी होती, करनी नहीं है, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों दे दिया था बीच में, सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, एल्स आपके सिलेबस में है नहीं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है? फाइन, ओके गाइस, राइट? सो विल कंप्लीट दैट थिंग इन द कमिंग क्लास एंड डाउनलोड दैट ऐप, एल्स वो डाउनलोड उसी टाइम भी हो जाएगी, उस दिन क्लास में भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो विल डू दैट इन द कमिंग क्लास नाउ, फाइन, एंजॉय,
we'll complete the syllabus and along with that we'll have some questions related to this जो आपको क्लियर नहीं है, राइट बनाना शुरू कर दो क्योंकि एक क्लास के बाद फिर वही शुरू करना है हमें डाउट की. फाइन, okay guys, so take care, bye bye, enjoy, we'll meet you in the coming session.